गुड आफ्टरनून क्लास। ओके, तैयार हो सारे? हाँ जी, न्यू स्टूडेंट कौन है आज? आप हो? ठीक है, वेलकम माय क्लास। तो कल अपना चल रहा था भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, इस टॉपिक को वैसे तो हम समअप कर सकते हैं विद इन 20 मिनट। 20 मिनट के अंदर कौन कौन से स्रोत हैं वो हम पढ़ सकते हैं 20 मिनट में, ठीक है। बट क्योंकि हमारा मेन फोकस है पॉलिटी को डीप से पढ़ना और हर कंसेप्ट को ना सिर्फ ये पढ़ना कि कहाँ से लिया है, बल्कि ये भी पढ़ना कि वो है क्या, ठीक है, उसकी चीर फाड़ करना उस कंसेप्ट की। इसलिए हम पिछली 2-3 क्लासों से ये स्रोत ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी टॉपिक को डीप जाके स्टडी करते हैं, ठीक है, फैक्चुअल डेटा से अलग। तो इसी कड़ी में हमारे बच्चों, आपको बता रही हूँ, आप नए हो, यूएस से हमने देख लिया है, अमेरिका से हमने क्या लिया। अब क्लास में जो स्टूडेंट बाकी बैठे हैं ये आपको रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। हाँ जी, बताइए अमेरिका से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का नहीं तो उपराष्ट्रपति का पद। नेक्स्ट, न्यायपालिका, ठीक है। और बताइए, न्यायिक पुनरावलोकन। और बताइए, संघीय व्यवस्था, जनहित याचिका। और बताओ, प्रस्तावना, ठीक है। इतना ही था या फिर और कुछ भी था? PIL, वेरी गुड। अमेरिका डन हो गया। अभी आप मेरे को बताइए, यूके यानी कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? संघीय व्यवस्था ब्रिटेन से नहीं ली है, संसदीय व्यवस्था, वेरी गुड। और बताइए, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। और बताइए, द्विसदनीय व्यवस्था, वेरी गुड। और बताइए, राष्ट्रपति की, हाँ वेरी गुड, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति जो कि नाम मात्र का होगा। और बताइए, विधि निर्माण की प्रक्रिया, वेरी गुड, जिसको हमने क्या बोला है? कानून का शासन, ठीक है, रूल ऑफ लॉ। और बताओ, हाँ द्वितीय सभा, हाँ द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है। तो ये हमने यूके, देखिए कई बार क्या होता है, यूके का मतलब बच्चे समझ लेते हैं क्या, आपका ये ब्रिटेन, बट कई बार अपने यहाँ यूके का मतलब उत्तराखंड भी होता है, ठीक है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, कई बार लाइव चलती क्लास में एक बच्चे ने कमेंट कर दिया, मैडम जी गुड मॉर्निंग फ्रॉम यूके, ठीक है। तो उस यूके का मतलब क्या था? उत्तराखंड, ना कि यूके यूनाइटेड किंगडम, समझ गए? हाँ, तो शॉर्ट फॉर्म कई बार अपने को पजल कर देती है। क्या होता है, आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है शॉर्ट फॉर्म से पढ़ाई करने का, उसको हम बोलते हैं निमोनिक्स। पता है क्या होता है निमोनिक्स? निमोनिक्स होता है हम किसी भी बड़ी चीज को याद करने के लिए उसके पहले अक्षर को उठा लिया, फर्स्ट अल्फाबेट को उठा लिया, ऐसे करके निमोनिक बना दिया। ट्रिक की भरमार है जीएस के अंदर, ठीक है। जीएस में आपका सब शामिल है। देखो, जीएस एक भंडार है, ठीक है। इस जीएस के अंदर आपका हिस्ट्री, आपका पॉलिटी, आपका ज्योग्राफी, आपका सोशियोलॉजी, ठीक है, और क्या रह गया आपका इको, सब आ जाएगा, इकोनॉमिक्स, हाँ, इस सबको मिला के जीएस बोलते हैं। तो जीएस के अंदर ट्रिक से पढ़ाई करने की जो क्या है वो बच्चों के अंदर बड़ी चुल होती है, मैडम ट्रिक बता दो। तो निमोनिक्स क्या होता है, किसी भी बड़ी चीज को अपना माइंड जो है ना पार्ट में काम करता है, छोटी चीजों के अंदर बांट के पढ़ना, कुछ टाइम के बाद वो निमोनिक्स याद नहीं रहता, ठीक है, कि मैंने इस आर्टिकल को या इस चीज को किस निमोनिक से याद किया था, ट्रिक की गायब हो जाएगी। तो ट्रिक से पढ़ाई करवाने की थोड़ा मैं जो क्या है वो, हाँ, थोड़ा सा उसके ओपोजिशन में हूँ। चीजों को समझो, यहाँ बिठाओ, ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए? हाँ, तो हमने कल कर लिया था हमारा साउथ अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका,
दक्षिण अफ्रीका से हम कर रहे थे संविधान संशोधन की प्रक्रिया। हमने भारत के संविधान में आर्टिकल 368 में भाग 20 में संविधान के अंदर संशोधन करने के 3 तरीके हैं। कल हमने पहले 2 तरीकों के ऊपर बात कर ली थी। आई होप कि आपने अपनी नोटबुक के अंदर वो नोट्स कल की क्लास के बनाए होंगे। ठीक है, हाँ, अपनी नोटबुक ऊपर करके दिखाओ जरा। नोट मेकिंग कर रहे हो ना? हाँ, वेरी गुड। तो 2 तरीकों के ऊपर हमने बच्चों बात कर ली थी। पहला मैंने आपको बताया था साधारण बहुमत से, ठीक है, हाँ, जिसके लिए हमको चाहिए सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत 50% + 1, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था विशेष बहुमत, जिसके अंदर 2/3 बहुमत यानी कि 66% के आसपास हमारे पास क्या होनी चाहिए? बहुमत, 2/3 बहुमत, जिसको हम जो क्या है वो क्या बोलते हैं? संशोधन करने का दूसरा तरीका यानी कि विशेष बहुमत से संशोधन। आज तीसरे तरीके पे हम 2 मिनट बात करते हैं, फिर हम चलेंगे दूसरे देश के ऊपर, ठीक है। तीसरा तरीका हो गया था 2/3 बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों का, हाँ, सहमति। जीएसटी हमने जैसे पास किया था 2017 के अंदर, ठीक है, हाँ। इसके बाद आज हम चलते हैं हमारे एक नए देश आयरलैंड को हम कवर कर चुके हैं। एनी बेसेंट के बारे में हमने कल पढ़ा था। जरा एक बच्चा क्लास में खड़ा होके बताए हैंड रेज करके, एनी बेसेंट के बारे में कल की क्लास में हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े थे। वेरी गुड, शाबाश। देखो, क्लास को पार्टिसिपेटिव बनाओ, ऐसे कोई फायदा नहीं है जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे। आप मेरे को एनी बेसेंट के कोई 2 पॉइंट बता दो, ठीक है, कोई भी बच्चा। सेल्फ डाउट हो रहा है तुमको? ठीक है, हाँ, हो रहा है, चलिए मैं नोट कर देती हूँ। आयरलैंड की हमारे पास एक महिला थी, ठीक है, जिनका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा है। एनी बेसेंट भारत के अंदर 1916 में होम रूल मूवमेंट, ठीक है, इसको हिंदी में भी होम रूल ही बोलते हैं, आंदोलन जो क्या है वो चलाने वाली क्या कौन थी? तिलक जी के साथ मिलके, तिलक जी के साथ मिलके इन्होंने भारत में क्या चलाया? 1916 में होम रूल आंदोलन, जो क्या मांगता है? स्थानीय स्वशासन, ठीक है, आयरलैंड के जो क्या है वो नक्शे के ऊपर। फिर हमने पढ़ा एनी बेसेंट कांग्रेस की क्या रहती हैं? पहली विदेशी महिला अध्यक्ष, ठीक है, हाँ, समझ गए। आपने कहा था कि मैडम ये 17 के अंदर हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। अभी आप मेरे को क्लास के आखिर तक ये बताओगे कि वो कहाँ हुआ था, ठीक है, क्या उसका प्लेस था? 17 तो ठीक है, एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। फिर एक और 1924 के अंदर गांधी जी अध्यक्षता करते हैं, बेलगांव अधिवेशन जिसको बोलते हैं, वो भी पूछा जाता है क्योंकि गांधी जी ने एक ही बार की है कांग्रेस की अध्यक्षता, वो 1924 के बेलगांव कर्नाटक के अंदर, ठीक है, हाँ। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एनी बेसेंट ऐसी पहली महिला भी थी जिन्होंने सबसे पहले यह कहा था कि भारतीयों को भारत की भाषा के अंदर ही शिक्षा मिले तो सबसे अच्छा है, ठीक है, विदेशी भाषा को धक्के से ना थोपा जाए, समझ गए। हाँ, आज हम बात करते हैं हमारे एक अलग नए देश जापान के बारे में, ठीक है, हाँ। दुनिया के अंदर जापान क्या है? जापान बड़ा खास है अपने आप में, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जापान पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे आगे, ठीक है। आप कई बार रील देखते होगे या शॉर्ट्स देखते होगे, वाईटी के ऊपर हमारे भारत से जाती है स्टूडेंट जापान में पढ़ने के लिए, और वो क्या कहते हैं? जापान लिव इन, है ना, 2050। मतलब वास्तव में जापान की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है अपने इंडिया के कंपैरिजन में, ठीक है, कि देख के लगता है कि जापान 2050 में जी रहा है, ये सही है। दूसरा, जापान की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। देखिए, जापान बेसिकली एक द्वीपीय देश है, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलके बना हुआ है, और जापान की जो लोकेशन है, ज्योग्राफी की जो भौगोलिक स्थिति है, वो ऐसी है कि यहाँ पे बार बार क्या आते हैं? भूकंप और सुनामी, ठीक है। जापान की 2003 की भयंकर सुनामी सुनी होगी आपने, हाँ, जिसमें सब कुछ खत्म हो गया था जापान का। तो जापान फिर भी जो क्या है वो उठ के खड़ा हो गया, ठीक है। तो जापान एक ऐसा देश है जो काफी लंबे समय तक क्या रहा? राजतंत्र,
जिसके अंदर मोनार्की रही। उसके बाद फिर हम ऐसी घटना जो पूरी दुनिया जो क्या है वो जानती है जिसको, लेकिन आप नहीं जानते क्योंकि मैं इस अप्रोच पे काम कर रही हूँ कि आप कुछ नहीं जानते, ठीक है। हाँ, तो टाइम था आपका 1945, ठीक है, और डेट थी आपकी 6 अगस्त और 9 अगस्त, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी, वेरी गुड, हिरोशिमा और नागासाकी, ये आपके जापान के 2 शहर थे, ठीक है। ये नागासाकी वो नहीं है जो हमारे नागराज एक था विलन, नागराज देखा है आपने, एक बहुत फेमस हिंदी पिक्चर है, उसमें नागराज है एक विलन। हाँ, ये वो नहीं है, ये नागासाकी एक शहर का नाम है, ठीक है। जापान के 2 शहर हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। पहली बार दुनिया में, ठीक है, वास्तविक रूप से परमाणु बम की तकनीक का प्रयोग अमेरिका के द्वारा जापान देश पर किया गया था, ठीक है। देखो क्या होता है, शीत युद्ध के बारे में हमने सुना है, नहीं सुना, मैं बताती हूँ। शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार, शीत युद्ध जो है वो आपका चलता है 2 महाशक्तियों के बीच में, यूएसएसआर और हमारा यूएसए, अमेरिका और हमारा सोवियत रूस। ये इतने शाणे थे कि दुनिया को पागल इन्होंने बना दिया, खूब हथियार बेच दिए, गुप्त संधियां कर ली, दुनिया के देशों में डर पैदा कर दिया कि अब अमेरिका तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा, ठीक है, जो रूस के पिछलग्गू थे, ठीक है। और अमेरिका ने क्या किया, जो अमेरिका के पिछलग्गू देश थे, अब तुम्हारे ऊपर रूस आक्रमण करेगा, ये बोल बोल के 40-45 साल तक, 1945 में अगर हम शुरुआत माने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, तो 1990 तक पूरी दुनिया शीत युद्ध के अंदर जी रही थी, कोल्ड वार जिसको बोलते हैं, एक डर भय और आतंक का माहौल कि अब कोई देश आपके ऊपर आक्रमण कर देगा, लेकिन हकीकत में आक्रमण हुआ ही नहीं कोई भी बड़ा। तो इसका मतलब क्या है, लोगों को मेंटली डरा डरा के इन दोनों महाशक्तियों ने क्या किया, अपना अपना जो क्या फायदा देख लिया। दोनों को पता था कि दोनों के पास क्या है, परमाणु बम, एक ने भी यूज किया तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, और अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो ये बिल्कुल सच्ची बात है, कोई बचेगा नहीं, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ, शीत युद्ध के दौरान तनाव चलता रहा, लेकिन परमाणु बम का प्रयोग किसी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया, एक बार करके देख चुके थे कि बचता कुछ नहीं है। इतनी खतरनाक रेडिएशन होती है परमाणु बम की, जापान में आज भी जिस हिस्से के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में वो बम गिरा था, आज भी बच्चे जेनेटिकली, ठीक है, अपंग पैदा हो रहे हैं, ठीक है। अपंगता भी कई तरीके की है, ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, पोलियो, पैर जन्म से ही काम नहीं करते, हाँ, हाथ और पैर जन्म से ही काम नहीं करते, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक बीमारियां। ये कैसे आई, जीन्स का नाम सुना है आपने, जीन्स, हमारे अंदर जीन्स होते हैं जो हम फ्यूचर में कैसे दिखेंगे, हमारी बॉडी कैसी होगी, है ना, हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा फिजिकल, ये डिसाइड करते हैं साइंस में। तो वो जो खतरनाक परमाणु बम की रेडिएशन थी वो जापान के उस हिस्से के लोगों के जीन्स में चली गई, आज तक उनका इफेक्ट है। तो जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने अपने ऊपर छोटा सा होने के बावजूद भी परमाणु बम जैसे खतरनाक बम का दंश अपने ऊपर झेला है, ठीक है, फिर भी देश उठ के खड़ा है। उसके बाद हम देखेंगे कि जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये थी जापान के बारे में थोड़ी सी क्विक सी स्टोरी, ठीक है। अभी हमने जापान से क्या लिया है ये देखते हैं। हमने जापान से लिया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। हाँ, पहले आप लिखिए फिर समझाती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। 2 ये स्माइल ऐसे कह रही है, ज्यादा दांत मत दिखाओ वरना पिटाई हो जाएगी, ठीक है। हाँ, क्या है ये है हमारा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने ली है जापान से। आप सब नहीं जानते लेकिन मैं बता दूं, भारत के अंदर जो मेट्रो ट्रेन चल रही है वो जापान के सहयोग से ही चल रही है। जापान और भारत का जो आपस में विदेश जो संबंध है, हमारे आपस में फॉरेन अफेयर हैं, वो आज के टाइम पे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और जापान ने हमारी बहुत मदद की है टेक्नोलॉजी।
हस्तांतरण के मामले में, ठीक है, क्योंकि जापान की जो टेक्नोलॉजी थी इसकी आपकी बुलेट ट्रेन की, वो भी अभी धीरे धीरे जापान की मदद से हमारे यहाँ क्या हो रही है, डेवलप, ठीक है। मेट्रो और ये आपका जो भूमिगत रेल जो जिसको बोलते हैं अंडरग्राउंड, वो भी हमने जापान की मदद से ही अपने यहाँ पे लिए, ठीक है। ये तो जीके का फैक्ट है, बहुत बार आता है एग्जाम में, ठीक है। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आइए अब जो है वो ये समझते हैं कि ये है क्या, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या मामला है ये। देखिए, कानून को बनाने के, लॉ को बनाने के दुनिया के अंदर पॉपुलरली दो तरीके हैं, दो मेथड है, ठीक है, समझ गए। जैसे क्या है, हम जो क्या है वो मैगी बनाते हैं, तो खाने तो सबको मैगी होती है, कोई वेजिटेबल डाल के बनाता है, कोई सूखी बना लेता है, खाते तो मैगी हैं। तो ऐसे ही कानून बनाने के दुनिया के अलग अलग देशों में दो तरीके मेथड है ये, जैसे पढ़ाई करने के अलग अलग मेथड होते हैं, वैसे ही कानून बनाने के हमारे पास पॉपुलरली दो मेथड हैं। पहला मेथड तो है कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, समझ गए, मतलब जो कानून संविधान में लिखा है इन रिटन, हर चीज की एक प्रोसेस है, प्रोसेस प्रक्रिया हमारे पास पहले होती है, कानून हम बाद में बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, हिंदी में अगर समझे तो, ठीक है। हाँ, तो ये जो है भारत के अंदर अपने यहाँ जितने भी जो है कानून बनाने के तरीके हैं, प्रोसेस हैं, उसके अंदर हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हाईवे से जाएगा आपके, ठीक है। हाँ, तो जापान से हमने ये लिया है, ठीक है। अभी चलते हैं आगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। हाँ, ये बताऊंगी, थोड़ा सा डीप है, ऊपर से जाएगा आपके क्लास के स्टार्टिंग में, जो 5 मिनट बचेंगे उसमें बताऊंगी, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि पीछे वालों के चेहरे मैंने देख लिए, ठीक है। हाँ, अभी हम चलते हैं हमारे देश ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम बड़ी अच्छी है ना, काफी अच्छी है। हाँ, कई बार हम हार चुके हैं, वास्तव में दमदार क्रिकेट टीम है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, पहला तो है प्रस्तावना की भाषा। अब फैक्ट यहाँ पे क्या है, देखो एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन गलत होता है। प्रस्तावना तो ली है अमेरिका से, समझ लो, प्रस्तावना की भाषा ली है ऑस्ट्रेलिया से, समझ गए। हाँ, अब और क्या लिया है सुनो ऑस्ट्रेलिया से, वेरी गुड, आर्टिकल 108। हमारे यहाँ 108 के अंदर क्या है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। अब इस पे बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट सीटिंग, संयुक्त अधिवेशन नहीं, महाभियोग जा चुका, संयुक्त अधिवेशन। देखिए मैं तुमको ना एक अच्छी बात बताती हूँ, अच्छी बात यह है कि मान लो आपको आर्टिकल याद नहीं हो 108, आप भूल जाओ, ठीक है। तो एक बात आप याद रख लेना कि लोकसभा और राज्यसभा इकट्ठे बैठते हैं कब, जब 108 हो जाते हैं, ठीक है, समझ गए। 108 को हम क्या मानते हैं, हमारे यहाँ बहुत ही शुभ संख्या, ठीक है। हाँ, तो जब सारे एक इकट्ठे बैठेंगे एक साथ तो कुछ शुभ होगा, ठीक है। ऐसे आप कनेक्ट कर लेना कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 108 में, ठीक है, आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सीटिंग, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अब ये संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, ये सुनो ध्यान से। देखो कई बार क्या होता है, हमारे पास दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की सीटिंग कितनी है, राज्यसभा की कितनी है, मतलब ये मैं आपको जो अधिकतम संख्या है वो लिख रही हूँ, ठीक है। हाँ, बाकी आपने सही आंसर दिया था। इस पे फिलहाल जो हमारे पास एक्चुअल में है वो है 543, और यहाँ हमारे पास एक्चुअल में क्या है। हाँ, तो क्या होता है, कई बार जब कानून बन रहे होते हैं, संसद के सत्र चल रहे होते हैं, तो क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कोई बिल फंस जाता है, पास नहीं हो पाता। लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों सदनों की आपस में सहमति नहीं हो पाती, ठीक है। मान लो लोकसभा ने एक बिल पास करके भेज दिया आगे राज्यसभा में, राज्यसभा ने उस बिल को पास नहीं किया,
उसके अंदर कुछ चेंजेस के साथ बिल को वापस भेज दिया लोकसभा के अंदर ही। अब फिर लोकसभा फिर से कुछ चेंज करके राज्यसभा में भेज रही है, तो क्या हो रहा है, ऐसे करके कोई बिल लंबे समय तक जब अटक जाता है और दोनों सदनों के बीच में आम सहमति नहीं बन पाती, तो हमारे यहाँ सामान्य विधेयकों को पास करने का एक तरीका निकाला गया है कि भैया ऐसा करो, अलग अलग मत बैठो, साथ में बैठ जाओ। ठीक है, समझ गए? तो उसी को हमने क्या बोला है, संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, भारत के अंदर संयुक्त अधिवेशन जब होता है तो उसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, उसको, हाँ, उसको बुलाता तो है राष्ट्रपति। इस बुलाते को अगर आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखो तो हम लिखेंगे आहूत करना। ठीक है, समझ गए? मतलब बुलाना। जैसे हम हवन में आहुति देते हैं ना, स्वाहा, तो हम, हाँ वेरी गुड, तो किसी को बुला रहे होते हैं, तो आहूत का मतलब होता है इनविटेशन। ठीक है, तो इसको बुलाता तो है राष्ट्रपति, लेकिन आप सब जानते हो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, बट लोकसभा का, राज्यसभा का मेंबर नहीं है। पता है नहीं तो आपको, राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य है ना ही राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये मानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति हमारे यहाँ संसद का अभिन्न अंग है। जब हम संसद की परिकल्पना करते हैं तो हम तीन चीजों को साथ में लेके चलते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, इसी बात पे मैं आपको तीनों के आर्टिकल लिखवाती हूँ। ठीक है, देखिए, लोकसभा की जब हम राज्यसभा की जब हम बात करेंगे तो ये अपना आएगा बच्चों आर्टिकल 80 के अंदर, अनुच्छेद 80 के अंदर। लोकसभा की जब हम बात करेंगे तो ये आएगा हमारा अनुच्छेद 81 के अंदर। राष्ट्रपति की हम बात करेंगे, वेरी गुड, तो ये हमारा आएगा क्या, आर्टिकल 52 के अंदर। ओवरऑल संसद की हम बात करें, वेरी गुड, तो ये हमारा आएगा आर्टिकल 79 के अंदर। और अगर 17 की बात करें, 17 मतलब संसद का सत्र भंग करना, डिजोल्वेशन जिसको हम बोलते हैं, तो वो आएगा हमारा आर्टिकल 85 के अंदर। ठीक है, 85 के अंदर। तो आप लोग एक दिन के अंदर 50 आर्टिकल याद नहीं कर सकते, लेकिन रोज 4-4, 3-3 आर्टिकल तो याद कर सकते हो ना। ठीक है, तो रिलेट करके पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, आर्टिकल याद करना हमको बोरिंग नहीं लगेगा, और जो क्या है, हम अच्छे से चीजों को ग्रैब कर पाएंगे। एकदम से 10 दिन का खाना खाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा खाना पॉसिबल है। तो आर्टिकल आपके लिए फीड है। ठीक है, रोज 4-4, 5-5 आर्टिकल करेंगे, महीने के बाद आपके टिप्स पे कम से कम 50-60 आर्टिकल हो जाएंगे, जो आप बिना देखे बता सकते हो। ठीक है, हाँ, 85 में है 17 संसद का विघटन, 17 डिजोल्वेशन, ये एक ही बात है। ठीक है, समझ गए? विघटन तो कब होता है लोकसभा का, जब 5 साल पूरे हो जाए, राष्ट्रपति जी कह दे कि जो क्या हो, इस लोकसभा को भंग कर दो जी, आप नए चुनाव करवाते हैं, फ्रेश लोकसभा चुन के आएगी, जैसे अभी अपने चुन के आई। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कौन सी लोकसभा थी ये? वेरी गुड, अब हम जो क्या है वो 18वीं लोकसभा के चुनाव जो है क्या है हमारे, हमने देखे थे पीछे। ठीक है, हाँ, विघटन तो होता है 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद। चलिए मैं लिख ही देती हूँ, तुम बार बार बोर्ड की तरफ देखते हो। देखिए, ये है विघटन। विघटन का मतलब होता है जब पूरे 5 साल हो जाए, या इससे पहले भी हो सकता है, देश की राजनीति के ऊपर डिपेंड करता है ये तो। ठीक है, 5 साल के बाद राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा को भंग कर देता है प्रधानमंत्री की सलाह से। एक और बात मैं आपको बता दूं, अपने यहाँ इंडिया के अंदर राष्ट्रपति जी क्या है? नहीं, हाँ, राष्ट्रपति जी कोई भी डिसीजन बिना मंत्री परिषद के सलाह से जो क्या है वो लेते हैं, उनकी सलाह के बिना वो कोई भी डिसीजन नहीं लेते। तो प्रधानमंत्री चुपके से आएंगे और ये कहेंगे, राष्ट्रपति महोदय 5 साल हो गए, फ्रेश इलेक्शन करवानी है, इस लोकसभा को आप भंग कर दीजिए, उसको बोलते हैं विघटन। ठीक है, हाँ, एक होता है 17, एक होता है क्या, 17, जो कि अब होगा। अब कैसे होगा, अपने यहाँ पे इस टाइम, करंट टाइम पे भारत की संसद का शीतकालीन सत्र चला हुआ है, समझ गए?
शीतकालीन सत्र विंटर सेशन चला हुआ है। जब ये पूरा सत्र कंप्लीट हो जाएगा, 20 एक दिन का सत्र होता है ये, ठीक है। जब एक सेशन या एक सत्र, 3 सत्र होते हैं हमारे पास पूरे साल में। पहला है बजट सत्र जो फरवरी में आता है, दूसरा है मानसून सत्र, ठीक है, जो कि आपका जुलाई, हाँ, अगस्त इनमें आता है। तीसरा है हमारे पास शीतकालीन सत्र जिसको विंटर सेशन बोलते हैं। और विंटर सेशन जो है बच्चों सबसे छोटा होता है टाइम ड्यूरेशन में। तो अभी क्या होगा, जब ये हमारा विंटर सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, सदन का क्या, सेशन का क्या कर देंगे, क्लोजर, समझ गए। हाँ, उसको बोलते हैं सत्रावसान, यानी कि जब पूरा सत्र कंप्लीट हो जाता है तो क्या करता है राष्ट्रपति जी, सत्रावसान, समझ गए। हाँ, इसके अलावा एक चीज होती है स्थगन, स्थगन, हाँ, स्थगन। स्थगन का मतलब क्या होता है, अभी हम, हाँ, अभी हम पढ़ ही रहे हैं तो लग गया आज सारे पॉइंट पढ़ लो। देखिए स्थगन क्या होता है, मान लो लोकसभा की कार्रवाई चल रही है और लोकसभा की कार्रवाई चलते हुए क्या हुआ, सदन के अंदर विपक्ष ने हा हुल्ला मचा दिया, ठीक है, और जो क्या है वो काम कर नहीं रहे, और जो क्या है वो पर्चे लेके खड़े हो गई, है ना, शेम शेम शेम। तो क्या हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या करेगा, जो चेयरमैन ऑफ लोकसभा, यानी कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है, वो क्या कर देगा जी, संसद को उस दिन के लिए स्थगित, ठीक है, इसको बोलते हैं एडजर्न, है ना, एडजर्न। आपने फिल्मों में देखा होगा, है ना, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, दिस कोर्ट इज एडजर्न, मतलब क्या होता है, कोर्ट स्थगित हो गया सुबह 10 बजे तक। तो इसका मतलब ये है, स्थगन का मतलब ये है जब हम अस्थायी समय के लिए, है ना, लोकसभा के अंदर जो हमारा अध्यक्ष होता है, अब मान लो इस क्लास की टीचर मैं हूं, तो इस क्लास के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने की ड्यूटी मेरी है। ऐसे ही लोकसभा के अंदर जो अध्यक्ष होता है, पूरे सदन के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने की, काम को स्मूथली चलवाने की जो ड्यूटी होती है, वो लोकसभा अध्यक्ष की होती है। जिसको हम कई बार देखा होगा, सारे मेंबर आएंगे तो क्या बोलेंगे, माननीय जो क्या है वो अध्यक्ष महोदय, ठीक है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ। तो लोकसभा के अंदर जो क्लास का हीरो होता है वो अध्यक्ष होता है, सारी बातें उसको कोट करते हुए हम बोलते हैं, अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान इस मामले की तरफ जो क्या है वो आकर्षित करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कल जो है, कल, हाँ, कल के हमारे विंटर सेशन में एक आपने बहुत ही हमारे युवा सदस्य हैं, एमपी ऑफ आपका लोकसभा, वो है परिणीति चोपड़ा के हस्बैंड राघव चड्ढा। राघव चड्ढा जी कल जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, कंटेंट क्रिएटर का मतलब समझते हो, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे, है ना, क्या करते हैं, अपने कंटेंट को पोस्ट करते हैं। तो उन कंटेंट क्रिएटर से जुड़ा हुआ जो क्या है उनका कल का स्पीच था, है ना। चीजों को देखा करो, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, आसपास क्या हो रहा है करंट में, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ, उन बातों का तुम्हें पता होगा जिनका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन इनका नहीं पता होगा कि आज की विंटर सेशन में क्या हुआ। देखिए मैं आपको एक अच्छा सोर्स बताती हूँ, यूट्यूब के ऊपर एक हमारा संसद टीवी है, गवर्नमेंट का टीवी है, मतलब एक कह लो आप सरकारी न्यूज चैनल, है ना, संसद टीवी। उसके ऊपर पूरे दिन के अपडेट आते हैं एक्चुअल। इसमें वो नहीं है कि एक खबर देखिए आइए 1 मिनट की खबर को 10 मिनट की खबर में चेंज कर देना। एक्चुअल में ऑथेंटिक न्यूज जिसको हम बोलते हैं वो आती है, उसके ऊपर आप देखा करो कि आज पॉलिटिक्स का क्या कंटेंट है, ठीक है। हाँ, तो स्थगन समझ गए आप, सत्रावसान समझ गए, विघटन समझ गए, अब आगे चले, समझ में आया, ऊपर से तो नहीं गया, नेचुरल सी बातें थी, ठीक है। हाँ, तो कहाँ थे वैसे हम, हाँ, ऑस्ट्रेलिया से एक तो हम लेके आए हैं प्रस्तावना की भाषा, दूसरा हम लेके आए हैं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची क्या होती, वेरी गुड, भारत के अंदर कानून बनाने के 3 टॉपिक है, ठीक है। एक तो है केंद्र सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची, यानी कि सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, समझ गए। केंद्र सूची पे जो टॉपिक्स हैं उन पे कानून बनाएगा केंद्र। एक दिन मैंने आपको होमवर्क दिया था कि 5-5 टॉपिक याद करके लेके आना,
हर सूची के। तुम याद करके लाए हो, भूल गए होगे क्लास से बाहर जाते ही? सुन लो और लिख लो, ठीक है। देखिए केंद्र सूची के अंदर कौन कौन से विषय आते हैं। इस टाइम हमारे पास लगभग 100 विषय हैं, 100 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, समझ गए। 100 विषय हैं, 100 टॉपिक्स हैं, जैसे रक्षा, जैसे विदेशी मामले, ठीक है। नहीं 100 हैं आज करंट में, बढ़ गए अब 100 के आसपास है हमारे पास विषय। लेकिन आप 97 जो बात कर रहे हो वो भी बहुत सारी बुक्स के अंदर है, क्योंकि फ्रेंकली डाटा चेंज होता है कई बार। तो आप मान के चलो कि हमारे पास 100 के आसपास विषय हैं इस टाइम पे। अगर हम थोड़ा डेटा देखें तो 97 भी हमको इस टाइम कई बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। लक्ष्मीकांत में भी 97 ही लिखा है, ठीक है। हाँ, बट थोड़ा सा मैं आज करंट से देख के आई हूँ, तो लगभग इस टाइम 100 के आसपास विषय हो गए हैं, ठीक है। और इसके बाद राज्य सूची की हम बात करें तो राज्य सूची के अंदर कितने विषय हैं बताओ? लिखवा चुकी हूं मैं, वेरी गुड। 61 के आसपास विषय हमारे पास राज्य सूची में है। और समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो मूल रूप से हमारे पास 47 थे, ठीक है। और अब हमारे पास हो गए हैं, अब हमारे पास कितने हो गए हैं? 52 या 59, ठीक है। तो इतने विषय हमारे पास समवर्ती सूची में है, ठीक है। हाँ, तो समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसके ऊपर कोई भी कानून बना सकता है, केंद्र भी और राज्य भी। लेकिन अगर समवर्ती सूची में दिए हुए किसी भी विषय पर केंद्र सरकार, नोट करो ये बात, अगर समवर्ती सूची में दिए किसी भी विषय पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार इन दोनों के कानून अगर टकराते हैं, क्लैश अगर होता है, ओके, कंकरेंट लिस्ट की हम बात कर रहे हैं। और मैं आपको एक नोट लिखवा रही हूं इसके अंदर। वो नोट ये है कि जब भी राज्य व केंद्र, ठीक है, इन पे कानून दोनों बना सकते हैं, लेकिन नोट ये है कि अगर कभी राज्य व केंद्र इन दोनों के द्वारा बनाए हुए कानून आपस में टकराते हैं, क्लैश अगर होता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया हुआ कानून माना जाएगा। यह है नोट, समझ गए? हाँ, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया हुआ कानून माना जाएगा या वो लागू होगा, ठीक है, अगर टकराव होता है तो। समझ गए? ये था नोट। दूसरा मैं 5 टॉपिक लिख रही हूं समवर्ती सूची के। पहला है शिक्षा, ठीक है। दूसरा है नाप तोल, तीसरा है वन, चौथा है वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है, समझ गए। और 5वां कौन सा है ये मेरे को आप बताओगे, 5वां विषय कौन सा है? नहीं, इसमें हम बहुत सारे विषय इसके अंदर हम डाल सकते हैं, ठीक है। पहला है शिक्षा, दूसरा है नापतोल, तीसरा है वन, ठीक है, चौथा है वन्य जीव संरक्षण। अब 5वां लिखिए, 5वां है परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, ठीक है, परिवार नियोजन। छठा हमारे पास क्या है? छठा टॉपिक आप लिखिए विवाह और विवाह विच्छेद, मैरिज एंड डाइवोर्स, समझ गए? विवाह और विवाह विच्छेद, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। हाँ, समझ गए, इसको एक्चुअल में विवाह विच्छेद बोलते हैं, समझ गए। हाँ, वो अलग बात है कि समाज में इसको देखने का नजरिया अलग अलग है, अभी तक मानसिकता हमारी चेंज नहीं हुई है,
जब भी होता है ऐसा कुछ तो जो लड़की है उसको ज्यादा जिम्मेवार ठहराया जाता है, ठीक है। हाँ, ये सोसाइटी का नजरिया है। तो विवाह और विवाह विच्छेद, ये भी टॉपिक कौन सा है, समवर्ती सूची का। इसके अलावा दत्तक पुत्र, ठीक है, मतलब कि गोद लेने संबंधी प्रावधान, ठीक है, ये भी किस में है, समवर्ती सूची में। तो अब मैंने आपके सामने 7-8 टॉपिक लिखवा दिए हैं। अब इसमें से आपको 5 टॉपिक कल याद करके लाने हैं। मैं इसी क्लास में आप लोगों से सुनूंगी, ठीक है, समझ गए। हाँ, तो ये रफ कर दूं, लिख चुके आप, ओके। तो समवर्ती सूची हम कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है। प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और क्या हमने लिया है बताइए जी, केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, ये तो हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया था, ठीक है। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। हमारे पास एक आर्टिकल 246 आता है, आर्टिकल 246, इसके अंदर क्या है, शक्तियों का जो बंटवारा है केंद्र और राज्यों के बीच में, अनुसूची कौन सी है, वेरी गुड, अनुसूची है 7। और 8 में क्या है, 8वीं अनुसूची में क्या है, वेरी गुड, देखिए अनुच्छेद 246 अनुसूची 7, ठीक है। इनके अंदर क्या है, ये लिखा हुआ है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से होगा, जिनको अभी भी हमने डिस्कस किया है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। एक और बीच में एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं अपशिष्ट शक्तियां, ठीक है। हाँ, अपशिष्ट शक्तियां का मतलब जो टॉपिक बच गए, इन तीनों में नहीं आए, उनको, हाँ, उनको जो क्या है वो केंद्र सरकार के हाथ में हम सौंप देते हैं। और ये हम लाए हैं कनाडा से। तो अगला देश अपना कौन सा है, कनाडा, ठीक है। नोट बना रहे हो ना, ओके। तो कनाडा की हम बात करते हैं। कनाडा को क्या बोलते हैं, मिनी पंजाब, ठीक है। हाँ, पंजाब के अंदर हर दूसरे बच्चे को यही दिली ख्वाहिश रहती है कि कुछ ना कुछ करके कनाडा का वीजा लग जाए, ठीक है। और इसीलिए बिचौलियों का एक पूरा वर्ग इकट्ठा हो गया है बीच में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, दलाल टाइप, जो क्या करते हैं आपके वीजे लगवाते हैं, है ना। और यहीं से बहुत सारी बातें निकल के आती हैं, डंकी रूट, ठीक है। हाँ, जो कि कितना खतरनाक है। अभी पीछे हमने 2-3 दिन पहले अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया था। उसमें ये था कि दुनिया के अंदर, इस पूरी दुनिया में 3 अरब लोग ऐसे हैं जो प्रवासी हैं, मतलब शरणार्थी हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, घर बार नहीं है, अपना देश छोड़ के निकले हुए हैं, ठीक है। और उनमें से कई लोग डंकी रूट के रास्ते से विदेशों में जाते हैं। और डंकी रूट इतने खतरनाक होते हैं कि 10 लोग अगर गए हैं तो 2 ही लोग पहुंच पाएंगे, बाकियों की रास्ते में ही मौत हो जाएगी, ठीक है। जंगली रास्ते, है ना, और इतनी वहां पे जो क्या है वो समस्या। और फिर भी जो लेके जाते हैं उनको डंकी रूट पे, वो कोई जिम्मेवारी नहीं लेते, है ना। ऐसा भी होता है, किसी के घर पे एक ही लड़का था, डंकी रूट चला गया, 40 लाख रुपए दे के, वो बचा ही नहीं, खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, ऐसी घटनाएं भी होती हैं। तो विदेशों में जाने की चाह वो कनाडा को लेके सबसे ज्यादा है, भारत के पंजाब वाले रीजन में और उत्तरी हरियाणा के कुछ जिलों में, करनाल, पानीपत, हाँ, ऐसे जिले। अपने यहाँ से भी बहुत लोग निकल गए हैं अब। तो कनाडा से हमने बहुत कुछ लिया है। कल बताया था मैंने आपको इसी क्लास में कि दुनिया के अंदर जब हम आदर्श संघात्मक देश की बात करें तो हम भारत का एग्जाम्पल नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा देश एक आदर्श संघ नहीं है ना। आइडियल फेडरल कंट्री हम नहीं है, वो है अमेरिका, यूएसए। लेकिन फिर आपने कहा था कि मैडम हमने लिया कहाँ से है, फिर अगर अमेरिका से हमारा मैच नहीं होता तो हमने जो हमारी संघात्मक प्रणाली है एक्चुअल में कनाडा के मॉडल से लिए, समझ गए। भारत के अंदर जो आज आप संघात्मक प्रणाली देख रहे हो, कल की क्लास का टॉपिक यही होगा, भारतीय संविधान की विशेषताएं। उसमें मैं आपको पूरे बोर्ड पे लिखवाऊंगी, एकात्मक विशेषता, संघात्मक विशेषता। तो वहां से निष्कर्ष ये निकल के आएगा कि भारत क्या है, एकात्मक विशेषताओं वाला संघात्मक देश है। वेरी गुड। हाँ, तो भारत ने जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघात्मक ढांचा है,
वो कनाडा के मॉडल से प्रभावित होकर लिया है। ठीक है, संघात्मक ढांचा, समझ गए। फेडरल स्ट्रक्चर है जो हमारा, वो कनाडा के मॉडल पर बेस्ड है। यह पहली चीज। दूसरी चीज, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। वेरी गुड, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। हमारे यहाँ गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है ना, चुनाव नहीं होता, उसका क्या होती है, नियुक्ति। और नियुक्ति और मनोनयन के बीच का अंतर मैं कल की क्लास में आपको बता चुकी हूँ। अब आप मेरे को बताइए, नियुक्ति या मनोनयन क्या होता है जी? हाँ, और बताइए चुनाव क्या होता है फिर? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, जब हम एक चुनाव की प्रोसेस पूरी करके चुन के आते हैं तो उसको हम बोलते हैं निर्वाचन। लेकिन जब हम चुनाव की प्रोसेस को ना, है ना, उसका सामना करते हुए, क्योंकि ये बहुत हिम्मत का काम है, ठीक है, अपने यहाँ चुटकुला भी है हरियाणा में, कोई दुखी होता है ऐसे बोल देते हैं कि के इलेक्शन हार रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है ना। तो जो हमारे यहाँ जो गवर्नर साहब हैं, जो राज्यपाल हैं, उनका चुनाव नहीं होता है, बल्कि उनका मनोनयन होता है। कौन मनोनीत करता है उनको? राष्ट्रपति महोदय। ये फीचर कहाँ से लिया है? वेरी गुड। तो दो चीजें हमने पढ़ ली हैं। तीसरी चीज पढ़ते हैं, क्या लिया है? वेरी गुड, केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, जिसमें केंद्र मजबूत होगा, ठीक है, और राज्य केंद्र के कंपैरिजन में कमजोर होंगे। ठीक है, समझ गए। तीसरा फैक्ट लिख लो, राज्य व केंद्र के बीच में, हाँ, शक्ति का विभाजन, जिसके अंदर आपका केंद्र जो है वो क्या होगा? मजबूत स्थिति में। समझ गए? कितने प्रावधान हो गए? 3। चौथा लिखो, अपशिष्ट शक्तियां। अपशिष्ट शक्तियां, ये हम कहां से लेके आए हैं? वेरी गुड। तो ये 4 पॉइंट हमने कनाडा के बारे में पढ़ लिए हैं, बता देती हूं। ठीक है, अब रिवीजन करते हैं। सबसे पहला तो हम लेके आए हैं भारत का संघात्मक ढांचा कनाडा से। दूसरा हम क्या लेके आए हैं? राष्ट्रपति का मनोनयन राज्यपाल जी के द्वारा। ठीक है, तीसरा हम लेके आए हैं केंद्र व राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन, जिसमें केंद्र मजबूत स्थिति में होगा। चौथा हम लेके आए हैं अपशिष्ट शक्तियां। ठीक है, सलाहकारी शक्तियां, आर्टिकल 143, ये भी हम कनाडा से लेके आए हैं। एक बोनस पॉइंट नोट करो, आर्टिकल 143 डिस्कस कर लिया ना हमने इसको। राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट से वो कानूनी मुद्दों के ऊपर सलाह मांगता है। हाँ, लिखो इसको दोबारा से। भारत के अंदर हमारे राष्ट्रपति महोदय को अनुच्छेद 143 के अनुसार किसी भी कानूनी मामले पे, विधिक मामले पे सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का क्या है? अधिकार। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे कल। नोट किया है आपने? ठीक है, राष्ट्रपति जी को सलाह लेने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी न्यायिक या कानूनी मामले पर। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।